दोस्तों, मुगलों के बिना भारत का इतिहास पूरा अधूरा है। मुगलों ने भारत पर 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया था। बाबर, अकबर, शाहजहां और आखिरी मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मुगल भारत क्यों आए थे और राजपूत, मराठाओं जैसे बड़ी शक्तियों के बावजूद भी उन्होंने हिंदुस्तान पर शासन कैसे किया था। तो आइए इसका राज जानते हैं हमारी आगे की वीडियो में। मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। दोस्तों, अगर बाबर भारत नहीं आता तो मुगलों की हिंदुस्तान में शुरुआत नहीं होती। भारत में कभी लाल किला या ताजमहल जैसी भव्य इमारतें ना देखने को मिलती। बाबर का असली नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगाना वैली, उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर ने फरगाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। ये बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों को रास नहीं आई और उन्होंने बाबर को राजगद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र चालू कर दिए और इसके चलते ही बाबर को फरगाना और समरकंद से बेदखल कर दिया गया। कई सालों बाद सन 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जीत लिया और उसने वहां पे अपना राज और सत्ता स्थापित कर दी। लेकिन बाबर सिर्फ अफगानिस्तान और काबुल को जीत के खुश नहीं था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बाबर ये जानता था कि अगर उसे साम्राज्य का विस्तार करना है तो इसके लिए धन और दौलत की काफी जरूरत पड़ेगी और उस वक्त हमारे सोने की चिड़िया भारत से ज्यादा धन शायद ही किसी और देश के पास था। 1525 में बाबर ने भारत में एंट्री करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। भारत पर राज करने के संदेश और उद्देश्य से उसने भारत पर आने तक का रुख किया। उस वक्त भारत में लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी का शासन था और राजपूतों का शासन राजस्थान में चल रहा था, तो वहीं साउथ में विजयनगर शासन चल रहा था। इब्राहिम लोदी बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। उसको शासन से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक प्लान बनाया और उन दोनों ने ही काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी और तुरंत ही उसने अपनी सेना के साथ भारत का रुख करना शुरू कर दिया। 15 दिसंबर 1525 को उसने सिंधु नदी पार कर ली और उस वक्त उसके पास सिर्फ 12,000 की सैन्य ताकत थी। सिंधु नदी पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। बाबर के साथ आर्मी के साथ साथ उसके साथ कैनन और गन पाउडर का भी ताकत था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बना और बाबर हिंदुस्तान का ऐसा पहला शासक बना जिसने पहली बार बैटल में गन पाउडर और कैनन्स को यूज किया और पानीपत पहला ऐसा युद्ध बना जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ। बाबर एक बहुत ही अच्छा आर्मी कमांडर भी था। उसको युद्ध का बहुत अच्छा खासा तजुर्बा था। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की थी। और वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल आर्मी थी जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां सब कुछ थी। इतनी बड़ी सेना देखकर भी बाबर डगमगाया नहीं। वो काफी हिम्मती माना जाता था। काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में आज भी बाबर को एक बहुत ही काबिल योद्धा के रूप में माना जाता है। वहां पर उसके पुतले भी लगे हुए हैं और वहां पे लोगों को बताया जाता है बहुत कम सेना के साथ बाबर ने हिंदुस्तान पर राज किया था। पानीपत दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। अपनी स्ट्रैटेजी वो पहले ही बना चुका था। उसने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई ताकि लोदी की सेना ज्यादा दूर तक फैल ना पाए और बाबर की सेना को आसान टारगेट मिल सके। बाबर की सेना में कुछ लोगों ने कहा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने इस चीज से सख्त इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर हम इतनी दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीते बिना वापस बिल्कुल भी नहीं लौटेंगे। बाबर ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से करी थी। सबसे आगे स्काउट्स खड़े होते थे जो दुश्मन सेना की सारी हरकतें बाबर तक रिपोर्ट करते थे। उसके पीछे वो बैलगाड़ियां खड़ी कर देता था और सभी बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया करता था और उनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता था और उन गैप्स में ही सैनिक तीर कमान लेकर खड़े रहते थे और वहीं साथ में कैनन्स यानी तोपों का भी इस्तेमाल होता था। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वो भी साधारण नहीं थे। उनकी डोरी खींचने में भी बहुत ताकत लगती थी। उनका एक तीर करीब 600 मीटर की दूरी पर जा सकता था जो करीब 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में एक लाइन ऑफ सैनिक्स की तीर चलाती थी और एक तीर 4000 पाउंड का फोर्स के साथ ट्रैवल करके दुश्मन की आर्मी पर अटैक करता था। ये सब मिलके बाबर की आर्मी को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कुशल बनाते थे। और उसी तरफ इब्राहिम लोदी की एक अनऑर्गेनाइज्ड 1 लाख की सेना थी जिसको इतिहासकार सेना ना बुलाकर मेला कहते हैं।
बाबर और लोदी दोनों ही पहले सामने वाली सेना के आक्रमण करने का इंतजार कर रहे थे। बाबर ये जानता था कि अगर उसने पहले अटैक कर दिया तो उसके जीतने की संभावना काफी कम होगी। 19 अप्रैल 1526 को वो अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेजता है। जैसे ही वो लोग लोदी के कैंप के पास पहुंचे, लोदी की सेना ने उन पर अटैक कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की उसमें मौत भी हो गई। इससे लोदी काफी इंप्रेस हुआ और खुश हो गया और उसने ये सोचा कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान होगा। लेकिन असली में बाबर ने मछली पकड़ने के लिए सिर्फ एक दाना फेंका था। 21 अप्रैल 1526 लोदी की सेना ने बाबर की सेना पे अटैक कर दिया था और लोदी की सेना बाबर की सेना द्वारा बनाए गए ट्रेंच यानी गड्ढों में गिर गई। और वहां से बाहर निकलने में जितना उन्हें समय लगा, उतनी देर में ही बाबर ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। लोदी ने अपनी सेना के सबसे आगे 300 हाथी तैयार किए थे। उसे लग रहा था कि हाथी सारी सेना को पछाड़ के हरा देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। तोप खानों की आवाजों से हाथियों में अपना संतुलन उन्होंने खो दिया और वो अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। अपनी ही सेना के कई सैनिकों को उन हाथियों ने कुचलकर मार दिया और इसके साथ साथ ही तोप खानों से भी उसकी सेना को नुकसान पहुंच रहा था। थोड़ी ही देर में बाबर की पूरी सेना इब्राहिम लोदी पर हावी होती नजर आई। कई घंटों तक युद्ध जारी रहा और शाम होते ही इब्राहिम लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। और इस युद्ध के बाद बाबर को अच्छी खासी धन दौलत मिली। इतिहासकारों का यह कहना है कि बाबर ने जीता हुआ धन सारी जनता में बंटवा दिया था और इसके बाद ही जनता ने खुश होकर कलंदर नाम की उपाधि बाबर को दी थी। सन 1526 में 43 साल की उम्र में ही बाबर ने पूरी दिल्ली और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। उसने इन सभी लड़ाइयों में जीत हासिल की और 26 अप्रैल 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पहले तो उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि उसे काबुल में ही दफनाया जाए और ऐसा ही हुआ, जहां बागे बाबर नाम से उसका मकबरा आज भी बना हुआ है। और बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 भाई और थे और उन्हें भी अलग अलग राज्यों को सौंप दिया गया। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था और कोई भी फैसला हमेशा सोच समझ के विचार करने के बाद लिया करता था। लेकिन वहीं हुमायूं के भाइयों का दिमाग हर वक्त नए षड्यंत्र में लगा रहता था। तीनों भाई मिलकर ये योजना बनाते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली का तख्त हासिल किया जाए और कई बार उन भाइयों के बीच में जंग भी हुई। सन 1539 में चौसा में हुमायूं की एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई और 1540 में बिलग्राम में भी हुमायूं को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी जीत गया और युद्ध में हार के कारण हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। कुछ समय वो सिंध में भेष बदल के रहा और उसने हमीदा बानो से शादी की और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को जन्म दिया। करीब 15 साल तक बाहर रहते भारत से उसने अपनी 15 लाख की करीब उसने सेना तैयार कर ली थी और साल 1555 में हुमायूं को दिल्ली फतेह करने की कामयाबी मिल गई। और इसी वक्त लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया था और राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो हेमू के सेना के आगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने एक सेना तैयार की और अकबर को युद्ध कौशल की जानकारी दी और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया और 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। उसने राजा बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। 1568 में उसने चित्तौड़ को जीता, लेकिन इसके लिए अकबर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली जीतने के बाद क्योंकि उसकी सोच विस्तारवादी की थी, वो किसी भी तरह से राजस्थान को जीतना चाहता था क्योंकि राजस्थान के राजपूत बहुत बहादुर माने जाते थे। ये अकबर जानता था कि अगर राजस्थान को जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान को जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राजस्थान के कारीगरों को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। वहीं अकबर की सेना दमशीन स्टील से बने हथियार को यूज किया करती थी। अकबर अपने हाथियों को भी जीरा बख्तर नाम का लोहे का कवच पहनाया करता था। उसे हाथियों का बहुत शौक था। अगर किसी को मौत की सजा देनी होती थी वो हाथियों पर ही कुचलवाता था। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था। चित्तौड़ के किले को एक अभेद किला माना जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए अकबर ने एक प्लान बनाया।
उसने एक सुरंग खोदी जिसकी वजह से उसके सैनिक किले तक पहुंच गए। क्योंकि चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर था, वहां तक सीधे पहुंचना नामुमकिन था और दूर से ही चित्तौड़ के सैनिक दुश्मन को देख लिया करते थे। लेकिन अकबर के सर पर जीत का भूत सवार था और लगातार प्रयास के बाद 25 फरवरी 1568 को उसने चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया। इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैल गया और उसकी सेना ने मैच लॉक बंदूकों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। अकबर की कई बंदूकें आज भी म्यूजियम में रखी हुई हैं। अकबर को आर्किटेक्चर का भी बहुत शौक था। उसने दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर और आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नाम का एक शहर बसाया। इस शहर में कई बाग और महल उसने बनवाए। वो अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता था। किले में पानी और फतेहपुर सिकरी में पानी की कमी ना हो, इसलिए उसने डैम बनवाए और इंजीनियर्स की भी मदद ली। लोग ये भी मानते हैं कि अकबर ने खुद उस शहर का नक्शा तैयार किया था। मजदूरों के साथ उसने कुछ दिन शहर बनाने के लिए काम भी किया था। 16 साल लगे फतेहपुर सिकरी को बसाने में, लेकिन ये शहर बहुत जल्दी ही वीरान भी हो गया। दोस्तों, अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को माफ कर दिया था और 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो जाती है। अकबर के बाद में सलीम के हाथ में आती है दिल्ली की कमान। वो असल में एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसको अपना नाम जरा भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख दिया था और उसको अन्याय लोगों से सख्त नफरत थी। गुनहगारों को वो सख्त से सख्त और क्रूर से क्रूर सजा दिया करता था। उसने अपने जीवन काल में कुल 20 शादियां की थी और वो सबसे ज्यादा प्रेम नूर जहां से किया करते थे। जहांगीर के शासन में ही अंग्रेजों ने इंडिया में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुई, लेकिन उसका सिर्फ एक पुत्र ही जीवित रहा, जिसका नाम खुर्रम खां उर्फ शाहजहां था। सन 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासन में दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था। आर्थिक तौर पे दिल्ली काफी मजबूत हुआ और आर्क और आर्किटेक्चर को भी उसने काफी बढ़ावा दिया। मोती मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, खाने-ए-आम और दीवाने खास जैसे कई नायाब उसने आर्किटेक्चर करवाए। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, यानी पीकॉक थ्रोन, जिसमें कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था। और 1640 में नादिर शाह ने शाहजहां को हराकर मयूर सिंहासन अपने पास लेकर चला गया था। शाहजहां जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपना राजपाट बेटों को सौंपने का डिसाइड किया और उसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों का बहुत आदर किया करता था और लोकप्रिय राजा था। लेकिन दारा शिकोह की राजा बनने की बात शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को हजम नहीं हुई। औरंगजेब ने सन 1658 में अपने भाई के खिलाफ जंग छेड़ दिया और दिल्ली की राज संभाल ली। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद करवा दिया और अपने भाई का कटा हुआ सर अपने पिता को दे दिया। औरंगजेब के बादशाह बनते ही उसने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसके शासन में हर जगह कत्लेआम हो रहा था और ये बात मराठा और राजपूत जैसे कई हिंदू राजाओं को पसंद नहीं आई। औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ और करीब 3 महीने तक वह बिस्तर में ही रहा और सन 1707 में ही उसने बिस्तर पर दम तोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद दिल्ली में कई मुगल बादशाह बने, लेकिन उन सब में ऐसी बात नहीं थी जो अभी तक के मुगल बादशाहों में थी। सन 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने राज किया। उसके बाद जहांदार शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय सहित कई राजा हुए और इन सब में किसी ने भी बहुत अधिक समय तक राज नहीं किया। और वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लगातार मजबूत हो रहे थे और कई राज्यों में मुगलों के शासन का अंत हो चुका था और मुगलों के अंतिम शासक हुए बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनकी मौत सन 1862 में म्यांमार में हुई थी, लेकिन उनकी मौत से पहले ही पूरे मुगल साम्राज्य का अंत अंग्रेजों ने कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय मुगल साम्राज्य का दिल्ली में अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मुगलों की भारत में आने की कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने मुगलों को कैसे डिथ्रोन किया तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि अगली वीडियो आपको कौन सी देखनी है। धन्यवाद।